हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय निष्ठा प्रशिक्षण अपने जोरों पर है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जब ये 18 मॉड्यूल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी एक बड़ी परीक्षा होगी और उस बड़ी परीक्षा में आपको 60% मार्क्स लाने अति आवश्यक होंगे। उसी पर जो है आपका आगे का सफ़र निर्भर करेगा, जैसा कि कहा गया है। तो दोस्तों, इस कार्य के लिए जैसे कि हर तरफ से सजेशन आ रहे हैं कि आप सभी एक अपनी डायरी बना लीजिए और उस डायरी में इस प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते चलिए। तो दोस्तों, ऐसी ही एक डायरी मैं आपके लिए होमवर्क करके लाया हूँ। एक डायरी आपको बना करके दिखा रहा हूँ। आप भी ऐसे ही डायरी आप बनाते चलिए। अभी मैंने इसका भाग 1 बनाया है, फिर भाग 2, भाग 3 इस तरह से मैं आपको बनाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये डायरी बनाना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप डायरी नहीं बनाएंगे, जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ता जाएगा, पीछे के प्रशिक्षण को हटा देंगे, उसके बाद फिर आपको ये बातें याद नहीं रह जाएंगी और जब आपकी परीक्षा होगी तब आप मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए हम दिखाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं दोस्तों, हमने एक आकर्षक डायरी बनाई है। आप भी ऐसा ही कुछ करिए अपने लिए, और अगर आप चाहें तो हमारा जो है डायरी भी आप ले सकते हैं। इसका PDF मैं दे दूंगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम 16 अक्टूबर 2020 टू 15 जनवरी 2021। और ये है दोस्तों, सबसे पहले पेज में हमने लिखा है, डायरी के पहले पेज में, ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम समय सारणी, और ये कोर्स की अवधि है, कोर्स का नाम है, कोर्स का विवरण है। अक्टूबर 16 से 30 3 कोर्स है। पाठचर्या एवं समावेशी शिक्षा, स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास और विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण। उसके बाद 1 नवंबर से 15 नवंबर तक है 3 कोर्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समाकलन और कला समय की शिक्षा। फिर आगे है 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में 3 कोर्स हैं। विद्यालय आधारित आकलन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर, गणित शिक्षण शास्त्र। फिर आगे जो है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर, भाषा शिक्षण शास्त्र और विज्ञान शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर। फिर अगले जो है पखवाड़े में है दिसंबर 16 से 30 के बीच में विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग, विद्यालय शिक्षा में नई पहलें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। फिर आखिरी जनवरी में है 3 और 3 कोर्स आपके जनवरी में है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालयी चुनौतियों को एड्रेस करना, बाल अधिकार, बाल लैंगिक उत्पीड़न को समझना एवं पॉक्सो एक्ट 2012। तो दोस्तों, मेरी ये जो डायरी है ये डिजिटल फॉर्म में होगी और मैं डिजिटल फॉर्म में ही डायरी बनाऊंगा और आपके साथ इसको साझा भी कर दूंगा। अगर आपके काम की होगी तो आप जरूर इसको जो है अपने पास रखिएगा। अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना होगा तो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। कोर्स 1 है पाठचर्या एवं समावेशी कक्षा। कोर्स 2 स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। और कोर्स 3 है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। और इसकी अवधि है 16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक। तो दोस्तों, ये प्रशिक्षण चल रहा है इस समय, यही गतिमान है। तो आइए हम देखते हैं पहले जो हमने कोर्स 1 किया है, पाठचर्या एवं समावेशी कक्षा। इसमें हमने क्या सीखा, कौन सी बातें जानी और कौन सी चीज़ों को आप डायरी में जगह देंगे। तो इस कोर्स के जो मुख्य भाग आपने देखा होगा, मॉड्यूल विवरण, परिचय, पाठचर्या, समावेशी कक्षा, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन एवं प्रश्नोत्तरी। अब इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें निकल करके आई हैं वो मैंने नोट किया है कि यदि कुछ बच्चे हमारे सिखाने के तरीके से नहीं सीख सकते तो शायद हमें उन्हें उनके सीखने के तरीके से सिखाना चाहिए। ये बात कहा है इग्नाजियो एस्ट्राडा ने। भारत विविध संस्कृतियों वाला समाज है जो अनेक प्रादेशिक व स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर बना है।
लोगों के धार्मिक विश्वास, जीवन शैली व सामाजिक संबंधों की समझ एक दूसरे से बहुत अलग है। सभी समुदायों को सह अस्तित्व व समान रूप से समृद्ध होने का अधिकार है और शिक्षा व्यवस्था को भी हमारे समाज में निहित इस सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा कथन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का। आपको मालूम है 1968 और 1986 में शिक्षा पर 2 राष्ट्रीय नीतियां लाई गई थी। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की एक राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जाति, मजहब, स्थानीय जेंडर की परवाह किए बिना सभी विद्यालयों की एक निश्चित स्तर तक तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। दोस्तों, ये पॉइंट मैंने निकाला है वहां से। फिर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने गतिविधि भी किया था कि एक हमें जो है शब्दावलियों को एक उचित क्रम में लगाना था, जिस क्रम में हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था है। और वो क्रम ये है कि पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, फिर पाठ्यचर्या, फिर पाठ्यक्रम, फिर पाठ्य पुस्तकें, उसके बाद शिक्षक सहायक सामग्री, उसके बाद सीखने के प्रतिफल। अब इन्हीं को लेकर के इसी क्रम में जो है हमें जो प्रशिक्षण दिया गया, जो मॉड्यूल में कोर्स में जो बातें बताई गई थी, इसी क्रम में बताई गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह है कि समय के साथ नीतियां बदलती हैं और जैसे जैसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप की ओर बढ़ते हैं, यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति में प्रस्तावित स्कूली संरचना 10+2+3 थी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में सुझाई गई संरचना 5+3+3+4 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या होती है, आप इसके बारे में जानिए। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। 1975 में पहली पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की गई। एनसीईआरटी ने 1988 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नामक एक और पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की। वर्ष 2000 में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 तैयार की गई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 का मुख्य जोर अधिगम पर था, जो ऐसी शिक्षा की ओर ले जाता है जो असमानता से लड़ने में मदद करती है और विद्यार्थियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करती है। फिर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रखने की विधियों से परे है, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष की जीवन के साथ समेकित करना, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। फिर थोड़ा सा संक्षिप्त मैंने लिखा है पाठ्यचर्या के बारे में। विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देने वाली सभी गतिविधियां पाठ्यचर्या पर केंद्रित होती हैं। कुछ ऐसे पहलू हैं जो अनौपचारिक रूप से एक विद्यालय प्रणाली में सिखाए जाते हैं, जिसमें छिपी हुई पाठ्यचर्या कहा जाता है। छिपी हुई पाठ्यचर्या में वह सभी व्यवहार, दृष्टिकोण और मनोभाव शामिल हैं जो विद्यार्थी स्कूल शिक्षा के दौरान प्राप्त करते हैं। फिर आइए पाठ्यक्रम के विषय में थोड़ा सा जानें। पाठ्यक्रम को नियोजित गतिविधियों के एक समूह के रूप में समझा जाता है, जिसे किसी विशेष शैक्षिक उद्देश्य लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें वह सब कुछ सम्मिलित है जो सिखाया जाना है। फिर आता है नेक्स्ट पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों में है पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल विषयों, विषय वस्तु के ऊपर सामग्री प्रदान करती हैं। पाठ्य पुस्तक सभी विषयों के लिए एक मुद्रित डिजिटल शिक्षण संसाधन है। उन्हें एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी के अनुकूल और चिंतनशील होने की आवश्यकता है। फिर आता है शिक्षक सहायक सामग्री। एनसीएफ 2005 में एक विद्यालय के पुस्तकालय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विद्यालय पुस्तकालय को एक ऐसे बौद्धिक स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां शिक्षक, बच्चे और समुदाय के सदस्य अपने ज्ञान और कल्पना को गहरा बनाने के साधन खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। फिर आता है सीखने का प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जिन्हें बच्चों को एक विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह अधिगम संवर्धन की उन शिक्षण शास्त्रीय विधियों से समर्थित है जिसका क्रियान्वयन शिक्षकों द्वारा करने की आवश्यकता है। फिर आता है समावेशी कक्षा। पहले कोर्स में हमें यही 2 चीजें पढ़ाई गई थी, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा क्या है? प्रत्येक बच्चे को अधिकार है कि उसे अपने समुदाय के विद्यालय में प्रवेश के लिए और शिक्षकों एवं साथियों के साथ सम्मानपूर्वक जुड़ाव एवं सम्मिलित होने के लिए सहयोग मिले। अध्ययनों से पता चला है कि अलगाववादी स्कूल शिक्षा की तुलना में समावेशी शिक्षा का तरीका कम खर्चीला और शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से अधिक प्रभावी है। जब सभी बच्चे उनकी पृष्ठभूमि या सीखने की जरूरतों पर आधारित भेदभाव के बिना एक साथ शिक्षित होते हैं तो सभी को लाभ मिलता है और यही समावेशी शिक्षा की आधारशिला है।
तो ये तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा रही दोस्तों। अब आते हैं, आपने उसमें एक गतिविधि देखा था द एनिमल स्कूल। तो आप जान लीजिए कि द एनिमल स्कूल मूल रूप से 1940 में लिखा गया जॉर्ज रिएबिस के द्वारा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, किसी भी प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रश्नोत्तरी, जो लास्ट में आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने अपनी डायरी में उन प्रश्नोत्तरियों को भी शामिल किया है, लेकिन उन्हें प्रश्नों के रूप में नहीं बल्कि साइड पॉइंट के रूप में। पहला है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया तथा शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न था, दृष्टिबाधित छात्र के अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे उपयोगी होंगे। भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। चौथा है, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है या स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। फिर आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, एनएपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन को 5+3+3+4 में बदलने का प्रस्ताव देता है। सातवां था, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 में अधिनियमित किया गया तथा अप्रैल 2010 में लागू किया गया। और आठवां है, यूडीएल सिद्धांत में प्रस्तुत के कई साधन, काम करने के कई साधन तथा अभिव्यक्ति के कई साधन आते हैं। फिर नौवां आता है, समान विकलांगता वाले दो बच्चों को कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। और 10वां है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र एक साथ सीखते हैं और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित होती है। तो दोस्तों, आज हमारी डायरी के पन्ने में इतने ही पन्ने हैं। आज हमने अपनी डायरी में इतने ही पन्ने लिखे हैं। अगर आपको हमारी डायरी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि डायरी के पन्नों में हम और कुछ लिखें और आपको साझा करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी जो है आपका कमेंट ही हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं प्रत्येक प्रशिक्षण को इस तरह से मुख्य बिंदुओं को नोट करता चलूँगा और आपको पीडीएफ देता चलूँगा, जिसे आप अपने पास संकलित रख सकते हैं। आपको अलग से डायरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में दूसरे मॉड्यूल को लेकर, डायरी के पन्नों को और बढ़ाकर। नमस्कार।